नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज भी संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी और बाद में कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज भी सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका है। बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर धरना दिया। विपक्ष का यह कहना है कि वोटर लिस्ट के रिवीजन के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों और प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो चुनाव आयोग ने बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर उठ रहे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अपनी सफाई दी। संसद के इस मॉनसून सत्र में 8 नए बिल समेत करीब 15 बिल पेश होने हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सदन में इसी तरीके से हंगामा होता रहा तो जो बिल पेश होने हैं वो कैसे पेश होंगे, पारित कैसे होंगे। आज सदन में हो रहे इसी हो हल्ले और इसके साथ सियासी बयानबाजी पर चर्चा करेंगे दहाड़ में, लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं आई हैं आपको वो सुन पाए। यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरोध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूँ। ये निंदनीय है। सभापति महोदय जी, ये सब सुन रहे हैं, ये मेरा बात सुन रहे हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम लोग जो बात करते हैं और सबने कहा कि ये प्लकार्ड लेकर के सदन में नहीं आएंगे, फिर ये अपने एमपीओ को ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। हम जवाब देने को तैयार हैं। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है। कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आज चर्चा में रहेगा, दूसरे दिन भी संग्राम, कैसे होगा काम। वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा, दिल्ली से लेकर बिहार तक हंगामा। चर्चा को तैयार सरकार, फिर विपक्ष का क्यों है इनकार। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अश्विनी दुबे संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, अवधेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे, अवधेश उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, रंजन सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और कुंवर विजय सिंह प्रवक्ता जेडीयू अब से थोड़ी देर बाद चर्चा का हिस्सा होंगे। शुरुआत करना चाहूंगी रंजन सिंह जी आप ही के साथ। जिस तरीके की अभी पूरी सियासत देखने को मिल रही है, मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी दिल्ली से लेकर बिहार तक वोटर रिवीजन लिस्ट को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है। बिहार चुनावों से पहले इलेक्शन कमीशन दबाव में है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। क्या आपको विपक्ष के इन आरोपों में कोई सच्चाई नजर आती है कि जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, इस रिवीजन लिस्ट के जरिए उनको बाहर करने की वोटर लिस्ट से कोई साजिश हो रही है? सबसे पहले गुड इवनिंग सभी पैनलिस्ट को और आपको पूर्णिमा जी। ये जिस तरीके का विपक्ष का मानसिकता है, इसको सोचने का विषय है कि आप जरा समझिए कि ये तो सरकार का निर्णय नहीं है, ये एक संवैधानिक संस्था का निर्णय है, जो कि 14 करोड़ बिहारियों में जो निष्पक्ष बिहारी है, जो निष्पक्ष भारतवासी है, वो अपना वोट करके एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र का निर्माण करे और सरकार बनाए। ऐसा मंशा के साथ चुनाव आयोग का ये फैसला एसआईआर का है। आप जरा पूछिए कि हमारे विपक्ष के साथियों से कि या चाहते हैं कि भारत के नागरिक वोट दे या बाहर वाले घुसपैठिए वोट दे। पहले तो इनको समझना है। इन्हीं के लालू प्रसाद यादव जी का 2002 का बयान है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संसद में ऑन रिकॉर्ड बयान है, जहां पर इन्होंने घुसपैठियों के बारे में बोला था कि घुसपैठियों को
बाहर निकाला जाना चाहिए, उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। इस तरीके का विलाप ये कर रहे हैं, मुझे तो इन पर शक होने लगा है कि ये इन्हीं का जो फर्जी वोटर वाला है या घुसपैठिए कहीं इनकी वोट की ताकत तो नहीं है जिसके माध्यम से ये सत्ता में वापसी आने के लिए आतुर रहते हैं। दूसरा नजरिया, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर मान लीजिए ये चुनाव जो कि हारेंगे ही, बिहार विधानसभा के चुनाव, ये 2025 का परिणाम आने के बाद इनको एक मसौदा तैयार कर रहे हैं पूर्णिमा जी कि अगर चुनाव हारते हैं वो तो कहेंगे कि ठीकरा फोड़ेंगे कि एसआईआर के कारण हमारे वोटर वंचित रह गए और इस वोटर के कारण ही हम चुनाव हार गए। ये हमेशा संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाते हैं और संवैधानिक संस्था के द्वारा उपयोग किए जाने वाले जितने भी टूल है चुनाव में, वो जहां पर इनके राज्यों में सरकार बन जाती है वहां सारे वो निष्पक्ष हो जाते हैं, सारे काम उनके सही हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगर एनडीए की शासन अगर आ जाती है, सत्ता आ जाती है, तो इनको सारी चीजों में घोटाला नजर आने लगता है। तो ये दोहरी मानसिकता का काम ये करते हैं। पहले ये महाराष्ट्र में करते थे कि वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम है, अब वोटर लिस्ट को ठीक किया जा रहा है तो कह रहे हैं कि ये गलत है। तो मैं कहता हूं कि ये सरकार के पास हंगामा करने से बेहतर है कि जब चुनाव आयोग इनको बुलाता है तो इनके प्रतिनिधि मंडल तो जाते नहीं है वहां। वो चुनाव आयोग में अगर ईवीएम पे भी सवाल उठाए तो वहां पर ये एक्सपोज हो चुके थे और आज के डेट में भी उनको सही फोरम पे जाके बात रखनी चाहिए तो वहां नहीं रखेंगे और संसद भवन में हंगामा करके टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करके और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ये कैसी मानसिकता है इनका और किस तरीके से ये देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं। आप ऐसे मुद्दों पर काम कीजिए। हाँ, अगर नहीं, लेकिन टाइमिंग है वोटर लिस्ट में रिवीजन को लेकर, रंजन जी, ये चिंता का विषय आपको कहीं से नहीं दिखता कि किस समय पर ये हो रहा है, इतनी हड़बड़ी में क्यों हो रहा है? डॉक्यूमेंट्स को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इनको भी तो मानिए। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हलफनामा दायर किया गया उसमें डॉक्यूमेंट्स की पेचीदगी इतनी ज्यादा थी, ये आपको चिंता का विषय नहीं नजर आती है रंजन जी? पूर्णिमा जी, ये पहली बार मतदाता पुनर्निरीक्षण का कार्य तो हो नहीं रहा है। इससे पहले भी देश ने 12 से 14 बार ऐसा हुआ है जब मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम हुआ है। सब में टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो 3 से 6 महीने की बात है। और भारत वर्ष में जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर, उसमें प्रति वर्ष किसी न किसी राज्य में तो कोई ना कोई विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव या इस तरह के चुनाव होते रहते हैं। आप इस तरीके से अगर आप देखेंगे, जब चुनाव आयोग आज 96% पर स्ट्राइक रेट पे पहुंच गया है काम करने, अभी तो डाटा कलेक्शन का काम चल रहा है, अभी सत्यापन का काम होना बाकी है। आप डाटा कलेक्शन में चुनाव आयोग को सहयोग करिए ना। आप सारे पार्टियों को जो बीएलए होते हैं, इनका बूथ लेवल एजेंट, उनको कहिए कि भाई आप चुनाव आयोग में उनके कोई योग्य कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं और अयोग्य जुटे नहीं। किस मानसिकता से काम करे? अगर इस मानसिकता से अगर वो काम करते कि योग्य छूटे नहीं और अयोग्य जुटे नहीं, तो मुझे लगता है कि ये देश के लोकतंत्र में अपना सहयोग और भूमिका निष्पक्ष रूप से ये अपना अदा कर पाएंगे। लेकिन इस तरह के विलाप तो इनका ये सबूत है इस बात का कि उसी घुसपैठिया और उसी फर्जी वोटर के माध्यम से ये चाहते हैं सत्ता में वापसी करना। तो ये या तो ये स्वीकार कर ले, नहीं तो ये दोहरा जो मापदंड अपनाते हैं। महाराष्ट्र के केस में जब चुनाव हुआ और सत्ता जब एनडीए के तरफ आ गई तो इनको वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम दिखने लगा। लेकिन वही कर्नाटका, हिमाचल और झारखंड जैसे प्रदेशों में इनको मतदाता लिस्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष हो गया। वहां पर सारा चुनाव आयोग का जो टूल्स है वो सही काम कर रहा था। अब बाकी जहां पर एनडीए की सरकार आती है या एनडीए की सरकार आने की संभावना होती है तो इनको बेचैनी शुरू हो जाती है। तो जरा इनसे पूछिए ना कि ये दोहरी मानसिकता का शिकार क्यों है ये। ठीक है, कंचना जी के पास आने से पहले जरा पूजा जी आपके पास आना चाहूंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। एसआईआर को जो एब्रिविएशन का मीनिंग आपकी तरफ से दिया गया, स्टीलिंग इंडियन राइट, लोकतंत्र की असल हत्या क्या है? क्या लोकतंत्र के मंदिर में असल मुद्दों पर चर्चा न करते हुए हंगामा करना लोकतंत्र की हत्या नहीं आता? क्या स्टीलिंग इंडियन राइट इस सो कॉल्ड जो इस वक्त सदन में हो रहा है वो उनके अधिकार छीनने का काम नहीं है कि उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ हो हल्ला चल रहा है? 2 दिन देखते देखते ऐसे ही बीत गए।
देखिए, वो हल्ला तो कोई करना नहीं चाहता। विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों को लेकर आना सामने, और जब सरकार उस पर डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है, सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है, तो हो हल्ला तो होगा ही। यहाँ आप विपक्ष और पक्ष की बात कर रहे हैं। यूपीए सरकार के समय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी को कोट करना चाहूंगी, क्योंकि अभी तो उन्हीं की सरकार है, रंजन जी भी सुन ले। उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट को, संसद को बाधित करना भी मूलभूत से एक संसदीय प्रक्रिया ही है। तो आज जब हम ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा जो सर का एक्सरसाइज चल रहा है बिहार में, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो राजनीतिक न्याय और समानता की बात कही गई है, उसपे सबसे बड़ा चूक है। रंजन जी तो बात ऐसे कर रहे हैं कि अब इलेक्शन करने की भी जरूरत नहीं है और सरकार तो हमारी बन ही गई है एनडीए की, और वो कह रहे हैं कि कोई छूट ना जाए, किसी अयोग्य को जोड़ ना जाए। तो ये अयोग्य को न जोड़ने का और योग्य को छोड़ने का जो काम है, वो वहां बीएलओ के साथ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग बैठ के क्यों कर रहे हैं। और अभी कितने भी इंडिपेंडेंट वीडियोस हैं, इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स का, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नाम नहीं लूंगी, वो बता रहे हैं कि जो मर चुका है उसके नाम पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है, इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया है कि 98% एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 41% हाउस होल्ड्स में फॉर्म भरा है और 36% के पास एक फॉर्म आया और सिर्फ 6% के पास 2 फॉर्म आया है। तो ये जो पूरा फॉर्म है, और ऐसा नहीं है कि पहले 12 बार 14 बार भी रिवीजन की एक्सरसाइज हुई है, ये पहली बार हो रहा है कि जो रिवीजन है, अभी तक आपके, आज हम और आपने कितने इलेक्शंस में वोट दिया है, अभी तक इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी घर आते थे। हमें जस्टिस अहमदी का और 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक जजमेंट था बाबूलाल हुसैन जजमेंट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लोगों का काम नहीं है अपनी नागरिकता को प्रूव करना, ये इलेक्शन कमिश्नर सरकार का काम है। यहीं से हम अमेरिका से डिफरेंट हैं, यहीं से हम अपने लोकतंत्र पे, सबसे बड़े लोकतंत्र पे गर्व करते हुए कहते हैं कि सरकार आती है आपके घर और वोटर लिस्ट का रिवीजन का काम करता है। यहाँ तो सब कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है। यहाँ पे आपके अगर फर्जीवाड़ा होता तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक क्यों नहीं लगाई? पूजा जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में, पूर्णिमा जी, मैं बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो 3 राजनीतिक और एडीआर ने जो याचिका दायर की थी, किसी ने रोक लगाने की बात नहीं की थी, किसी भी नहीं। तो आप उसमें संशोधन चाहते हैं? हम संशोधन चाहते थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पूरे देश में आप कहीं भी जाइए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, एपिक कार्ड, ये इस नागरिकता का पैमाना है, क्योंकि सरकार की तरफ से हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता कि आप नागरिक हैं। तो जब उसको नहीं माना जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन करने का कहा। और अभी मैं आधे घंटे पहले पढ़ रही थी कि सरकार, इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ दलील भी दी है। हम देखेंगे आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, पर किसी ने स्टे की बात नहीं की थी। हमने इस प्रक्रिया को दुरुस्त करने की बात की थी। इस प्रक्रिया के तहत जो गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित और महादलितों के ऊपर और महिलाओं के वोटिंग अधिकार के ऊपर, अभी 2025 की बात है, ज्यादा नहीं है, मानसून महीना चल रहा है। बिहार में 9.9 लाख लोग, 270 पंचायतों के 55 ब्लॉक्स के 16 जिलों के लोग बाढ़ग्रस्त हैं। ऐसे में आप चाहेंगे कि 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक को ले आए, उसके बाद आप कहते हैं हम आपको टाइम दे रहे हैं, 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, बड़ा भयंकर टाइम दे रहे हैं। वो इंसान जो पंजाब में किसी खेतीहर मजदूरी में काम करता है, किसी ईंट भट्टे में काम करता है, आप चाहते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोले और एक ऑनलाइन फॉर्म भरे। मतलब आप लोगों ने लोकतंत्र की प्रक्रिया को पूरा का पूरा मजाक बना के रख दिया है, और यह सिर्फ और सिर्फ सत्तागत लोगों को बेनिफिट देने के लिए। अगर 2.5 लाख लोग इस पूरे प्रोसेस से 2.5 करोड़ लोग बाहर हो जाएंगे, तो इससे किसको फायदा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। रंजन जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद कंचना जी मैं आपके पास आ रही हूँ। रंजन जी, शायद, हाँ बोलिए सर, बोलिए। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि 2003 में जो वोटर का लिस्ट था, उसी के पैमाना पे चुनाव आयोग एसआईआर का काम कर रही है। तो 5 करोड़ ऐसे मतदाता है जिनको तो एविडेंस देने की जरूरत ही नहीं है, और बाकी जो 6 करोड़ बच गए जिनको देने की जरूरत है, उसमें भी बहुत स्पेसिफिकली है कि 1/7/1987 से लेके 1 दिसंबर 2004 के बीच में अगर जिनका जन्म हो उनके माता पिता का एविडेंस लगाना है। तो अब ऐसी परिस्थिति में 11 जो एविडेंसेस दिए गए हैं, 11 जो एविडेंस बताया गया है, ये नॉर्मली हर किसी के पास है। बिहार जैसे राज्य में जहां पर सरकारी फायदे लेने के लिए, सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, आवासीय, इस तरह का चीजें होती है लोगों के पास, जाति प्रमाण पत्र, इस तरह की चीजें पहले से वो बनवा के रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कहीं कोई प्रक्रिया में
सहयोग करने में कोई दिक्कत आनी चाहिए। दूसरी बात रह गई डिजिटल इंडिया, मोदी जी ने ऐसा दे दिया है कि आप रह के मुंबई से, दिल्ली से और पंजाब से लोग पैसे भेजना जिनको आता है उनको वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने नहीं आता है। ऐसा कैसी बात करते हैं। अब आज के डेट में डिजिटल इंडिया में इतना हमारे यहाँ के लोग और राजनीतिक रूप से खासकर बिहार के लोग इतने प्रबुद्ध होते हैं और इतने समझदार होते हैं, उनको पता है कि वोटर लिस्ट का क्या महत्व है और वोट देने का क्या महत्व है। मुझे लगता है बिहार जैसे राज्य जहां पर हर व्यक्ति एक पॉलिटिकली इंटेलेक्चुअल होता है, ऐसे राज्यों के लिए इस तरह की टिप्पणी करना मुझे कहीं से भी न्याय संगत नहीं लग रहा है। और जहां तक बात इनको जितना ये टीवी डिबेट पे आके बोलते हैं, ये अपने संगठन के लोगों को बोले ना मदद करने के लिए। मैं मानता हूं अगर कुछ ग्रास रूट लेवल पे अगर कोई दिक्कत हो रही होगी तो उस दिक्कत को ठीक करे ना, सहयोग करे ना। ये संवैधानिक संस्था का वो है ना। नहीं, पर वो तो ये कहते हैं कि संवैधानिक संस्था आपके इशारों पर चल रही है, तो आप तो वो संवैधानिक संस्था इनकी सुनेगी क्यों? वो तो क्लियर ये कह ही रहे हैं ना। पूर्णिमा जी, तो ये मान लेना 55 साल तक संवैधानिक संस्था इनके इशारे पे चली थी। 1975 में। कंचना जी, जल्दी से आपसे समझना चाहूंगी, ठीक है, ये कोई वोटर रिविजन जो हो रहा है लिस्ट को लेकर, ये कोई पहली बार हो नहीं रहा। इससे पहले भी हुआ, जब आपकी राज्य में सरकार थी तब भी होता था, ये हमेशा होता है, एक ही नॉर्मल प्रक्रिया है। तो क्या इस बार की प्रक्रिया में आपको इसीलिए गड़बड़ी दिखती है क्योंकि 2020 के चुनाव में 40 सीटें ऐसी थी जिसमें वोटों के मार्जिन में जीत हार का फैसला बहुत बहुत कम वोटों से था? आपको लगता है कि वो 1% या 1.5% कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को या आरजेडी को चुनावों के दौरान समस्या पैदा कर सकता है, इसीलिए इतना ज्यादा शोर शराबा इसको लेकर हो रहा है? क्योंकि मैं फिर कहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई, और अगर संशोधन आप लोग कुछ चाहते हैं तो उन संशोधन पर खुलकर बात कीजिए ना। देखिए पूर्णिमा जी, इसमें कई सारे सवाल हैं और कई सारे सवाल हमारे भी हैं और जवाब भी हमारे हैं। पहली बात कि जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इसको आप नवंबर के ही चुनाव से जोड़कर क्यों देख रहे हैं, ये पूरे देश में होना चाहिए और ये पूरे देश में होता है। बिहार में 2003 में हुआ था, नो डाउट। इसमें किसी ने चला दिया कि पिछली बार 1 महीने में हुआ था, 2 महीने में हुआ था, लेकिन 2 साल में हुआ था पूर्णिमा जी। और उस वोटर लिस्ट का उपयोग जो नए सिरे से बना था वो 2005 में हुआ था, 2004 में नहीं हुआ था। इनको ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, अभी टेक्नोलॉजी एडवांस है, अभी सब कुछ एडवांस है, वो चीज काउंट किया जा सकता है। अरे हम गलत है तो हम गलत है, टीडीपी भी गलत है, इन्हीं के अलायंस पार्टनर की कम से कम मिनिमम 6 महीने आप दीजिए। जो सवाल कोर्ट भी किया कि आपके पास इतनी हड़बड़ी में क्यों, इतनी जल्दी में क्यों, और करना ही था तो ये पहले और क्यों नहीं कर लिया आपने? चुनाव जब लोकसभा का खत्म हुआ, आप फ्री थे, उसके बाद आप कर लेते। और जो डॉक्यूमेंट की बात है, ये कह रहे कि पूरा 2003 में जिनका नाम है उनका नाम नहीं हटाया जाएगा। पूर्णिमा जी, मैं ही पूछना चाहती हूँ कि जो पुराने वोटर आईडी कार्ड है उसको तो आप काउंट कर नहीं रहे हैं, ना राशन कार्ड आप काउंट कर रहे हैं। जिस राशन कार्ड के आधार पर आप ये ढोल पीटते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, तो क्या उसी राशन कार्ड पे आपको भरोसा नहीं है? जिस वोटर आईडी कार्ड का उपयोग करके 2024 में, 2020 में बिहार की जनता ने वोट किया और आपकी सबसे ज्यादा सीटें आई, तो क्या आपको उस पर भरोसा नहीं है? जनवरी में आपने एक रिवीजन समरी किया और उस रिवीजन समरी के बाद जो वोटर डुप्लीकेशन रहा होगा, जिनकी डेथ हो चुकी होगी, आप सब कुछ रिमूव किए होंगे। तो अभी 35 लाख लोगों का नाम अभी आपने बाहर किया और आपने भी सत्यापित भी नहीं किया है। अभी जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, बस फॉर्म भर के जमा किया है। पहले इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपको 11 डॉक्यूमेंट जो देना, उसमें से एक डॉक्यूमेंट देना मस्ट है, और बाद में फिर विज्ञापन निकाल कर बताता है कि नहीं बस आप फॉर्म भर के दे दीजिए, अभी डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है। तो डॉक्यूमेंट कब जरूरी है? क्योंकि ये चाहते हैं कि एक नंबर, एक एस्टिमेट, एक जो 90% 80% कह रहे हैं ना, वो नंबर बन जाए जिससे ये अपने आप को कोर्ट में जाकर डिफेंड कर सके। ये बस नंबर गेम के पीछे भाग रहे हैं कि हमारे पास इतना नंबर हो जाए। और ये क्यों नहीं ये बताते? पूर्णिमा जी, मेरा इनसे सवाल है कि जब आप कहते हो कि 35 लाख लोगों को निकाला गया, तो कितने लोगों को न्यू भरा गया? यहाँ तो 18 साल के कुछ बच्चे हो गए होंगे, कुछ यूथ हो गए होंगे, कितने नए ऐड किए गए? आपके पास आंकड़ा है या नहीं है? कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया
इन 90% लोगों में से कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया, कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। और ऐसे सीजन में जब लोग यहाँ पर, अभी पूजा जी बता रही थी कि ये अभी इस सीजन में बिहार के ज्यादातर जो मजदूर हैं वो अन्य राज्यों में जाते हैं धान की रुपाई करना और बहुत सारे कामों के लिए जाते हैं और वो लौट के आते हैं उस समय अक्टूबर नवंबर में। मतलब आप कुल मिलाकर ये कह रही हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें लचीलापन होना चाहिए, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तब जाकर ये प्रक्रिया पूरी पारदर्शी बनेगी, वरना इससे दिक्कत नहीं है आपको, मोटा मोटी इससे कोई समस्या नहीं है। महेश जी, अगर ये कहते हैं कि एसआईआर को लेकर आशंकाएं हैं और इससे ऐसे बहुत सारे वोटर्स हैं जो बाहर हो जाएंगे, इससे जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको इससे बाहर करते हुए एक तरीके का पूरी संगठित साजिश रची जा रही है। भाई आपकी तो सरकार है ना, और आपके लिए तो एक कंसर्निंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि आपके वोटर्स रहे हैं हमेशा से, आपकी सरकार बनाने में इन्हीं लोगों ने मदद की है, तो आपका भी तो कर्तव्य बनता है ना कि ऐसी कोई समस्या ना हो। तो इस धुंधलेपन को, इस हेजीनेस को जेडीयू कैसे दूर कर रही है, या मजबूरी है? क्योंकि आप तो एनडीए के साथ ही हैं, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो कर रही है वो किसी भी स्टेट में या किसी भी देश में चुनाव कराने, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, वो संवैधानिक संस्था है। तो मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं कि अभी तक जो कल तक आंकड़ा है उसमें 70% लोग लगभग उसमें फॉर्म को जो है फिल कर चुके हैं। 19% लोग जो है मृत्यु हो गई है, 19 लाख लोग, सॉरी 20 लाख लोग बिहार से बाहर हैं, 8 लाख लोग ऐसे हैं जो जिनका इस स्टेट में भी है, दो जगह नाम है। तो आप समझिए, अगर ये नहीं होता तो शायद ये आंकड़ा नहीं आ पाता। इन लोगों की जो चिंता है कि गरीब, दलित और पिछड़े की छूट जाएंगे, तो हम समझते हैं कि क्या ये गरीब और दलित और पिछड़े और अति पिछड़े हमारे वोटर नहीं है क्या? सिर्फ इनके ही वोटर हैं क्या? ये लोग जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी समय इनको जब दे दिया केस सुनवाई का, उसके बावजूद भी ये लोग सड़क पे आए और किस तरह से तांडव किए, ये आप लोग भी देखे होंगे। तो ये लोग, इन लोगों को न संविधान पे भरोसा है, न लोकतंत्र पे भरोसा है, न न्यायालय पे भरोसा है। इसलिए ये लोग सिर्फ बिहार की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जो अब बिहार की जनता बहुत समझदार है, बिहार की जनता इतना तो समझदार है कि अपना वोटर को कैसे बचाना है, वो इनसे ज्यादा समझदार है। अरे भाई, आप नाम काट देंगे तो वोटर कहाँ रहेगा? महेश दास, ज्यादा समझदार अगर वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो वो वोटर कहाँ रहेगा? वो तो फिर वोटर रहेगा ही नहीं ना। और अगर घुसपैठ की इतनी चिंता थी तो घुसपैठ को लेकर सर काम कर लेते। आपको मैं एक और आंकड़ा दे देता हूं। ये लोग कह रहे हैं कि इतने शॉर्ट टाइम में क्यों होगा, कैसे हो पाएगा? आपको ये भी मैं बता देता हूं कि बिहार में 77,000 से ऑलमोस्ट 77,000 के आसपास बूथ हैं, ठीक है। पहले 50,000 बीएलओ नियुक्त थे, एक्स्ट्रा में अभी 20,000 से अधिक बीएलओ नियुक्त किए गए। तो आप समझिए कि एक बूथ पे कल का जो इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि 1200 के आसपास वोटर हैं। तो एक बीएलओ एक बूथ पे क्या 30 दिन में 1200 लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे क्या? ये लोग महेश दास जी, जितनी आसानी से आप ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, क्या आप विपक्षी पार्टियों को या जनता को इतनी आसानी से कन्विंस कर पा रहे हैं इस बात के लिए? मैं यही समझना चाह रही थी आपसे, लेकिन इसमें सीधे सीधे लोकतंत्र, संविधान की बात हो रही है। एक सेकंड सर, मैं आती हूँ आपके पास। मैं जरा अश्विनी जी एक बार जरा इसको थोड़ा संवैधानिक पहलू से, अवधेश जी उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। क्या एसआईआर संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लंघन है? क्या अनरिलायबल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड या राशन कार्ड को इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया जाना, ये भी संविधान, मतलब हम इसको अनरिलायबल डॉक्यूमेंट मान ले, जैसा कि इलेक्शन कमीशन हलफनामा देकर कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में? थैंक यू पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। हम 24/7 हमारे देश में इलेक्शन के मोड में है, वन टू दी अदर। किसी स्टेट में कभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन, कभी लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, कभी म्युनिसिपल बॉडी का इलेक्शन, पंचायत का इलेक्शन। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वोटर लिस्ट का, उस स्टेट में कुछ ना कुछ इलेक्शन होने की वजह से नहीं हो पाता। देखिए, टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है।
इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये इलेक्शन कमीशन के डोमेन में है, नंबर 1। क्या आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? क्या ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है आयोजित करना भारत के निर्वाचन आयोग का निर्णय मनमाना है और बिना किसी औचित्य के है? तो समय सीमा, आपने आर्टिकल 326 की बात की। आर्टिकल 326 कहता है कि 18 वर्ष की आयु से कोई भी अधिक का व्यक्ति मतदान का पात्र है, और उसमें अयोग्य किन बातों को लेकर के होगा, वो उसमें ये भी पावर्स जो है इलेक्शन कमीशन को दी गई है। यानी मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, भारत का नागरिक नहीं होना, और भारत का नागरिक नहीं होना में आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। क्योंकि एक बात यहां पर आपको भी देखना होगा कि जो बेस है इलेक्शन कमीशन का, वो ये है कि जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा आधार कार्ड है। तो नेचुरली ये वो आधार कार्ड उन लोगों के हैं जो लोग वहां के नागरिक हैं। दूसरा, राशन कार्ड की अगर बात करते हैं तो जितने राशन कार्ड के इंटाइटल लोग नहीं हैं उससे ज्यादा राशन कार्ड बने हुए हैं। तो ये कौन से लोग हैं, इस बात को देखने का काम प्योरली डोमेन है इलेक्शन कमीशन का। और इसीलिए आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कभी स्टे नहीं किया, अदर ये असंवैधानिक होता। क्योंकि एक संवैधानिक संस्था कौन सी है, इलेक्शन कमीशन देखती है। उसके ऊपर अगर लगता है कि कोई इलेगिलिटी, आर्बिट्रीनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल का वायलेशन है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें काम करती है। हमने तमाम केसेस में देखा, राइट टू नो के केसेस में देखा, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में देखा, हमने तमाम ऐसे सीरीज ऑफ जजमेंट्स देखा जिसमें देखा सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा जो है लोगों के लिए अगर लगा कि यहां कुछ जरूरत है काम किया। अब सवाल यहां है कि इलेक्शन कौन डिसाइड करेगा कि कौन व्यक्ति वोटर है भारत का, वो डिसाइड करने का काम एक संस्था है, जो संस्था इलेक्शन कमीशन के नाम से जानी जाती है। जजमेंट देने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है। जजमेंट को एनफोर्स करने का काम किसका, एग्जीक्यूटिव का है। पार्लियामेंट का काम क्या है, वो सबके अलग अलग काम है। तो हर चीज को पॉलिटिकल चश्मे से देखना, क्योंकि ये देश है, ये आम आदमी भी ये बात चाहता, पॉलिटिकल पार्टीज इस देश को रूल करती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने के लिए जो आम आदमी है, क्योंकि मेरी भी चिंता है, मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरे टैक्स पेयर्स का पैसा बार बार मेरे टैक्स का पैसा जा रहा है, लग रहा है, उसी तरह से हर आदमी को जानने का अधिकार है। सवाल यह है कि कोई इंडिविजुअल जो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पा रहा है, कोई इंडिविजुअल, तो क्या उसको लेकिन अश्विनी जी अगर, कंचना जी आ रही हो, लेकिन अश्विनी जी अगर बात है घुसपैठियों की, बात है फर्जी आधार कार्ड की, बात है फर्जी डॉक्यूमेंट्स की जो किसी तरीके से वोटर लिस्ट में जुड़ जाते हैं, तो जो नागरिकता का काम है कि भाई कौन सिटीजन है कौन नहीं है, ये तो सर होम मिनिस्ट्री का विषय है ना, ये तो स्ट्रिक्टली होम मिनिस्ट्री का विषय है। तो क्या तो होम मिनिस्ट्री इसके लिए काम कर ही रहा होगा? अब वो देखिए, वो होम मिनिस्ट्री का डोमेन है। सवाल यहाँ नहीं है कि क्या जो भारत का नागरिक नहीं है वो भी भारत का रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। प्रश्न यहाँ ये है, अगर उसको भारत का रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार, तो निश्चित तौर पर वो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ चुनेगा, क्योंकि जो भारत का नागरिक होगा, भारत का रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा तो नेशनल इंटरेस्ट में चुनेगा, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर लिस्ट को वेरीफाई करना, नागरिकता का काम है वेरीफाई करना। नागरिकता और वोट देना दोनों अलग अलग विषय है। नागरिकता तो उसको भी मिल जाती है जो 7 साल से अधिक समय तक रह रहा हो। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग नियम है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में हमने देखा कि जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज थी उनको भी नागरिकता मिल गई, चाहे वैध रूप से आए अवैध रूप से आए। अब देश जी आपसे ये समझना चाहूंगी, और पूरा इसको क्लियरली, 2 मुख्य सवाल मेरे, कि क्या ये मुद्दा क्लियरली पॉलिटिकल है, दूसरी तरफ सर सदन नहीं चल रहा, दूसरा दिन है, आज हम लगातार हंगामा देख रहे हैं, लेकिन क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुद्दा है, क्या ये बिहार इलेक्शन से पहले का मुद्दा है, और दूसरा क्यों आरजेडी या विपक्षी दलों को डर है वोटर्स का नाम कट जाने का जैसे ये रिवीजन होगा? क्या ऐसी सीटें जिन पर क्लोज फाइट थी, जिनमें जीत का मार्जिन बहुत कम वोटों के अंतर से रहा जीत हार का, उसको लेकर चिंता है कि वहां पर डेंट हो सकता है और इसीलिए इस 1% के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है? ये सारी बातें हैं, देखिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो है ही, न होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग अगर कोई रिवीजन कर रहा है तो वो नीचे जाके, अगर वो भाजपा का सपोर्टर मान लीजिए हो गया, तो क्या बीएलओ नीचे जाके पूछेंगे कि तुम भाजपा का सपोर्टर हो कि नहीं हो? नहीं हो तो तुम्हारा नहीं नाम डालेंगे। और वहाँ जो 2,54,000 के आसपास जो सारे बीएलए बने हैं वो क्या कर रहे होंगे? तो जो कुछ भी अब सवाल है कि अगर 43,92,000 एब्सेंटी वोटर्स मिले हैं, जिसमें कुछ मृत हैं, जिन्होंने अस्थायी रूप से जगह बदल लिया है या जिनके बारे में पता नहीं चल रहा है, तो चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को दिया है
कि आपके जमीन पर कार्यकर्ता हैं, आपके बूथ लेवल एजेंट हैं, आप इनका पता लगाकर हमको बताइए। ऐसा नहीं है कि उसने नाम काट दिया है, आपको दिया एक प्रोसेस है। देखिए, कोई भी जो वैध वयस्क है, भारत का नागरिक है, उसको मतदाता सूची में उसका नाम आने से वो वंचित नहीं होना चाहिए। ये सबकी, चुनाव आयोग की भी जिम्मेवारी है, प्रशासन की भी है, हम लोगों के भी का भी दायित्व है, पॉलिटिकल पार्टियों का भी है कि ऐसे लोगों का नाम आए वैध। लेकिन अगर किसी कारण से वो वैध व्यक्ति वहां उपलब्ध नहीं है, वो कहीं बाहर रहता है, उसके वहां वोट देने आने की किसी सूरत में संभावना नहीं दिखती है, जो बीएलओ है और जो वहां बीएलए है, तो क्या तब भी उसको वोटर बनाया जा सकता है? जो व्यक्ति इस देश का, मान लीजिए अगर बीएलओ नीचे जा रहा है, उसको लग रहा है, उसको संदेह हुआ, लोगों ने बताया कि ये पहले यहां नहीं रहता था, ये संदेह है, ये भारत का नागरिक नहीं है, तो आपने अभी प्रश्न किया था कि नागरिकता का काम तो गृह मंत्रालय का, ये बड़ा सरलीकरण होता है। मुझे अगर कहीं संदेह हो गया किसी व्यक्ति के बारे में कि भारत का नागरिक नहीं है और ये झूठ नागरिक बन के कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो क्या मेरा अधिकार नहीं है जानने का तुम कहां रहते हो? मेरा अधिकार नहीं है मैं पुलिस को, संस्थान को इन्फॉर्म करूं? तो जो बूथ लेवल ऑफिसर है भारत के नागरिक होने के नाते, क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता है कि हाँ, हम चुनाव आयोग को रिपोर्ट करें और वहां से चुनाव आयोग गृह मंत्रालय को भेजे, उसका जांच हो? क्या चुनाव आयोग ये जानते हुए कि व्यक्ति संदिग्ध है, किसी को मतदाता सूची में नाम उसको डाल देना चाहिए? ये ऐसे प्रश्न है कि अभी तक विपक्षी दलों ने इसका कोई तार्किक उत्तर नहीं दिया है जो हमारे आपके गले उतरे। सेकंड, इस पर प्रश्न तो उठा रहे हैं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से ऐसे एक किसी बूथ का एक नाम ऐसा अभी तक नहीं लिया गया है कि फलाने व्यक्ति के साथ बूथ लेवल ऑफिसर ने उसको जानते हुए भी उसका नाम और उसका कागजात लेने से मना किया हुआ है। तो जब भी विपक्ष अभी सर, लेकिन अभी बेगूसराय में एक बीएलओ पर कार्रवाई हुई है ना करने का, सर, बेगूसराय में अभी एक बीएलओ पर कार्रवाई की गई है ना कि तथ्यहीन और भ्रामक जानकारी वो फैला रहा था, उस मामले को गंभीरता से लिया गया। तो ऐसा तो एक है नहीं ऐसा नहीं, सुनिए, अगर कोई बीएलओ ने उसका भी अभी उसकी भी जांच तो चल रही है ना, चल रही है। हाँ। सवाल यह है कि कुछ लोग हैं वहां, बीएलओ पर इस समय बहुत दबाव है। बीएलओ भी स्थानीय कर्मचारी हैं, स्थानीय नागरिक हैं वहां के, कोई टीचर है, कोई कहीं का क्लर्क है, सारे मिलके वो काम कर रहे हैं। उसका भी अपना विचार हो सकता है, वहां हो सकता है लोगों से उसकी बहस हो गई हो किसी बिंदु पर और वो उसको स्वीकार नहीं किया हो, किसी की शिकायत आने पर बीएलओ भी मनुष्य है ना, वो गड़बड़ी कर सकते हैं। लेकिन जब बूथ लेवल एजेंट सारे जगह हैं पार्टियों के, तो इतना संभव थोड़ा ही है। इसलिए सब बिहार के ही लोग हैं, स्थानीय लोग होते हैं जो जाके वहां काम कर रहे हैं, हमारे आपके परिवार के ही लोग हैं, कोई बाहर के लोग थोड़े हैं बीएलओ के, कोई आकाश से उतर के आ गया है। बीएलओ को ऐसा माना जा रहा है उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, कोई सिंचाई विभाग का कर्मचारी है, कोई स्कूल में काम करता है, कोई किसी विभाग का है, वो तात्कालिक रूप से बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में उसकी नियुक्ति होती है और वो काम करता है, वो बाहरी नहीं होता है। और उसमें भाषा के स्तर पर वो भी आदमी कहीं बहस हो जाती है तो उसको लेकर के हम पूरे को बदनाम करें। इस समय के विपक्ष की जो भूमिका है, ये विपक्ष की भूमिका मतलब जिसको बोलते हैं शब्द आत्मघाती भूमिका है भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के लिए, कि किसी संवैधानिक संस्था को आपकी पॉलिटिकल लड़ाई का हथियार बनाते हुए उसको हर दृष्टि से उसकी साख पर बट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। जो लाखों लोग लगे हैं उनकी ईमानदारी पर, उनकी प्रतिबद्धता पर, भारत के लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा पर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। और साथ ही साथ मीडिया के भी जो लोग इसमें तथ्यात्मक बात करते हैं उनको भी आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब सब पर आपको विश्वास नहीं तो करेगा कौन? चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर एक भी वैध व्यक्ति जो अपने जो कि मतदाता होना चाहिए, अगर मतदाता सूची में नाम लेने से वंचित रहता है तो हम सबका फेलियर है। और मैं ये भी मानता हूं कि आधार कार्ड और एक पंक्ति पूरी कर, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाना इतना आसान नहीं होता है। अगर किसी के जाली आधार कार्ड राशन कार्ड मिला है इसलिए हम उसको अमान्य करार कर दें, क्योंकि आधार कार्ड के पीछे सोच ही थी कि एक कार्ड बाकी कार्डों को रिप्लेस करेगा। अगर इस भूमिका में कमी है तो उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। ये नहीं हो सकता है, उसमें गलतियां हुई हैं। और जो आपने पूछा है भाई, गृह मंत्री ने 27 मार्च 2025 को लोकसभा में कहा है
कि जितने घुसपैठिए देश में पकड़े जा रहे हैं उसमें ज्यादातर के पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड 24 परगना पश्चिम बंगाल का मिल रहा है। ऑन रिकॉर्ड बात है लोकसभा में। ठीक है, जल्दी से जवाब तो देंगी अगर मिल रहा है, कंचना किसी जी ने से खंडन मैं जवाब ले लेती हूँ, उनका भी एक काउंटर था। लेकिन दूसरी तरफ कंचना जी ये भी तो देखिए कि आप लोगों की पार्टी तो खुद जातिगत आधारित राजनीति करती रही है। आज कहीं ना कहीं आप उसी को आधार बनाकर जातिगत राजनीति साथ में चल रही है, फिर वोट बैंक। बहुत क्लियर बात यह है कि जब रिवीजन होगा तो उसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ वही वोटर्स आउट हो जाएंगे जो शायद आपकी पार्टी को वोट देने वाले हों। मतलब ये तो हो गई ना कि जैसे आप लोग भविष्यवक्ता हो गए, वो सब कुछ आपने भविष्य में क्या होने वाला है वो देख लिया है, हम उसको पहले बता देते हैं कि ऐसा होगा। नहीं पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो इस जिसको इंटेंसिव रिवीजन कहा जा रहा है, और चुनाव आयोग ने सबसे पहले कहा था कि बीएलओ घर घर जाएंगे, एक घर पे 3 बार जाएंगे और फॉर्म भरवाएंगे, साइन करवाएंगे, जमा करवाएंगे, अपलोड करवाएंगे, सत्यापित होगा इस डॉक्यूमेंट से। ये पूरा प्रोसेस था। आप बिहार में किसी भी गांव में पूछ लीजिए जाकर, आपके ग्राउंड रिपोर्टर भी जाते होंगे कि कितने बीएलओ कितने घर पर गए, दरवाजा नॉक किए, कहीं नहीं गए, किसी जगह पर बैठ गए, पूरे गांव वाले को इन्फॉर्म कर दिए आइए यहाँ पर फॉर्म भरिए। गांव वाले आ रहे हैं तो भी सही, नहीं आ रहे तो भी सही। कितने वीडियो इस पर आ चुके हैं तमाम चैनलों पर कि बीएलओ खुद फॉर्म भर रहे हैं, खुद साइन करके, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर है, एक ऊपरी प्रेशर है कि आपको इतना टारगेट है और इतना फॉर्म देना ही देना है जमा करके, क्योंकि एक नंबर गेम यहाँ पर चल रहा है। खुद फॉर्म भर रहे हैं, फोटो या नहीं हो, साइन हो या नहीं हो, कितने फॉर्म पर खुद साइन करके बस अपलोड कर दे रहे हैं। क्या इसको आप इंटेंसिव रिवीजन बोलेंगी? और जहां बात रही आधार कार्ड की, आधार कार्ड हम इसलिए कह रहे थे लीजिए, कारण यह है कि अगर आप आधार कार्ड सेचुरेशन देखें, जो UIDAI का नंबर है, तो वो यह कहता है कि अभी अभी दिल्ली में चुनाव हुआ और 2023 में जो आधार कार्ड सेचुरेशन का आंकड़ा आया था वो बताता है कि दिल्ली का पॉपुलेशन 2023 में जो था वो 213 लाख था, और यहाँ पर आधार कार्ड की जो संख्या थी वो 227 लाख थी। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में एक जगह पर, 2 जगह पर या पूरे बिहार में आधार कार्ड की संख्या ज्यादा है। 25 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर आधार कार्ड सेचुरेशन वहां के पॉपुलेशन से ज्यादा है। लेकिन आप दिल्ली में सरकार बना लेंगे तो घुसपैठिया आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन बिहार में जब उसी आधार कार्ड को लेना होगा तो आपको घुसपैठिया नहीं। तो ये कार्रवाई तो दिल्ली में भी हुई कंचना जी, दिल्ली में भी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात हुई नहीं हुई, कोई ड्राइव नहीं चली दिल्ली में। अरे पूर्णिमा जी सुनिए, उसी आधार कार्ड को माना गया, और उसी आधार कार्ड जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, और वो 11 दस्तावेज जो है इसी आधार कार्ड के आधार पर रंजन जी जवाब देना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, तो कैसे आधार कार्ड इनवैलिड हो गया और बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड हो गए? वो रंजन जी बताएं, फिर पूजा जी आ रही हूँ आपके पास, महेश जी फिर फौरन आपके पास। देखिए बहन कंचना जी का मैं थोड़ा जानकारी दुरुस्त कर दूं। स्पेशल इंटेंसिव इसलिए है क्योंकि मेरा घर शिवहर जिला में पड़ता है, मैं वहां का वोटर हूँ, मैं पटना में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। मेरे घर पे गए होंगे बीएलओ और मुझे पाए नहीं होंगे। उन्होंने मेरे को फोन किया और फोन करके और ये पूछा कि भाई किस तरीके से आप अपना फॉर्म जमा करेंगे। मैंने अपना एविडेंस जो करा व्हाट्सएप किया, अपना यहाँ से ऑनलाइन हमने प्रक्रिया जो जैसे उन्होंने बताया वैसे कर दिया और ये हो गया। मैं कहता हूं कि ये पेड़ के नीचे बैठे, गांव में एक जगह बैठे, मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि कोई भी योग्य छूटे नहीं और अयोग्य जुटे नहीं, ये इंटेंशन है। दूसरा चीज मैं ये कह रहा हूं कि ये दिल्ली, मुंबई और इनको जो पूरे भारतवर्ष की चिंता हो रही है, आने वाले समय में कंचना जी आश्वस्त हो जाए कि पूरे देश में ये ड्राइव चलने वाला है। ये कोई बिहार से शुरुआत जरूर हुई है, ये चूंकि क्रांति की भूमि रही है, शुरुआत करने वाली भूमि रही है, इसलिए यहाँ से शुरुआत हो रही है, लेकिन ये पूरे देश में चलना है। तीसरी बात कि ये जितने भी इनके जो शासित प्रदेश हैं, जहां पर इनका शासन है, जहां पर लगता है कि इस घुसपैठिए और इस फर्जी वोटर के थ्रू सरकार पनाह ले रहे हैं, तो ये सावधान हो जाए, आने वाले समय में ऐसा होना नहीं है। ये नया भारत है। दूसरे अमेरिका में देख लीजिए, अगर वीजा खत्म हो जाता है तुरंत हथकड़ी लगा के डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये चाहते हैं क्या कि इस देश के संसाधन पर ऐसे व्यक्ति का अधिकार रहे जो इस यहाँ का नागरिक नहीं है। जैसे हमारे अश्वनी भाई बोल रहे थे, इस चीज को उनको क्लियर करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा कि यहाँ का सिटीजनशिप होना, यहाँ का वोटर होना, यहाँ का रेसिडेंट होने में फर्क है। रेसिडेंट होना, वोटर होना, कंचना जी वाकई में बहुत बड़ा खतरा। पूजा जी फौरन आ रही हूँ उसके बाद में आपके पास। कंचना जी बहुत बड़ा खतरा नहीं है कि जो आपका वोटर नहीं है उसको भी हम वोटिंग राइट दे दें?
ये बहुत बड़ा खतरा नहीं दिखता है? और अगर प्रक्रिया हो रही है तो उस प्रक्रिया को पॉलिटिकल टूल क्यों बना रहे हैं हम? अरे संसद मुद्दों पर चर्चा के लिए है कंचना जी, वहां पर मुद्दों पर चर्चा होने की बजाय बाहर हाथ में प्लकार्ड्स लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, संसद ठप हो रही है, टैक्स पेयर का पैसा फालतू जा रहा है। मैं 10 सेकंड में आपको जवाब दे रही हूँ। बहुत इनको चिंता है घुसपैठिए की। सुन लीजिए रंजन सिंह जी, बहुत चिंता है ना आपको घुसपैठिए को। 10 सेकंड में आपको जवाब दे रही हूँ। 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, बॉर्डर पर घुसपैठियों को रोकना आपका काम है। 20 साल से राज्य में आपकी सरकार है, घुसपैठिए आपके रहते हुए आपके राज्य में घुस गए। लानत है आपकी सरकार पर, आपने अपना बॉर्डर और स्टेट कुछ संभाल नहीं पाए। और तीसरी बात, अभी आपको याद है घुसपैठिए घुस गए हैं, अभी आपको याद है घुसपैठिए घुस गए हैं। और चौथी बात सुन लीजिए, ये कौन सा तरीका है? कांग्रेस के सुन लीजिए रंजन जी, सुन लीजिए रंजन जी, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। हाँ बोलिए कंचना जी। 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाकर इसी सरकार ने कहा था अदर देन मुस्लिम के अलावा जो अदर हमारी जो विदेश जो बाहर से है 3 देशों से हैं, वहां के जो हिंदू और अदर सिख ईसाई हैं, जैन है, जो माइनॉरिटी है, वो हमारे देश में आ सकते हैं। जो 2014 के पहले आए हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगा। तो आप उनको इसमें ऐड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? उसमें ऐड हो रहे हैं। कौन से डॉक्यूमेंट के आधार पर वो ऐड हो रहे हैं? उनको कौन से डॉक्यूमेंट के आधार पर आपने सिटीजनशिप दिया? तो सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए इन 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा उस पर भी तो हंगामा बरपा, उस पर भी तो इतना हंगामा हुआ कंचना जी, उस पर भी तो जबरदस्त हंगामा हुआ। जल्दी से पूजा जी आपका क्लोजिंग कमेंट लेती हूँ। ठीक है सर, समय थोड़ा सा कम है, जल्दी से आपका पूजा जी टाइमर रख देंगे 30 सेकंड्स का, और फिर उसके बाद जेडीयू से भी क्लोजिंग कमेंट लोगे। पूजा जी देखिए पूर्णिमा जी, कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि पटना की फुलवारी शरीफ में एक बीएलओ है जो किसी संजय कुमार के नाम पे साइन कर रही है और संजय कुमार को मृत दिखा रही है। वो संजय कुमार के परिवार में आया, बड़ी बात है संजय कुमार जीवित है। ये कई घटनाओं में एक है। तो जब आप बीएलओ को इतना बड़ा बना देते हैं कि बीएलओ ने सोचा कि कोई इलीगल माइग्रेंट है, मैं जाके चेक करता हूँ, आपने बेगूसराय की बात की, वो तुरंत पलट गए। बीएलओ भी तो मनुष्य है। तो मैं कह रही हूँ कि सबसे बड़ी बात नागरिकता की निरंतरता पर सवाल उठाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री का काम है। अगर होम मिनिस्ट्री हर इलेक्शन के सामने ये झुंझुना बजाएगा कि बहुत ज्यादा अवैध बांग्लादेशी आ रहे हैं, अवैध नेपाली आ रहे हैं, तो होम मिनिस्ट्री क्या दुनिया छीन रहा है? होम मिनिस्ट्री को रिजाइन करके बैठ जाना चाहिए घर पे इलेक्शन। महेश जी आपका क्लोजिंग कमेंट सर, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। महेश जी जल्दी से 30 सेकंड सर। जो है ना हताश और निराश है, इनको कुछ हाथ लगने वाला है नहीं। तो करना क्या है, तो इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा देना है, तो सत्ता पक्ष पे आरोप लगा देना है। मिलना इनको कुछ है नहीं। ये जब आए अपने सत्ता में जब थे तो जनता के लिए तो इन्होंने कुछ किया नहीं। जहाँ तक हो सका जनता का जो सरोकार है उसको छीनने का ही काम किया है इन लोगों ने। तो इन लोग को अब क्या करना है, तो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो उसमें गुमराह कर देना है कि आपका वोटर खत्म हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। दरअसल इन लोगों का जो चरित्र रहा है ना वो बिहार और देश की जनता समझ चुकी है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। मसला यही है और कुछ नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जो कर रही है वो सही कर रही है, और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो उनको पैमाना अपनाना होता है वो सब अपना काम करते रहिए। नहीं होना चाहिए। अगर किसी को राजनीति करनी है, किसी को मुद्दा बनाना है, वो काम करते रहिए। लेकिन जो असली वोटर है वो कागज के टुकड़े में उलझा हुआ नजर आ रहा है, और ये जिम्मेदारी है कि किसी को भी इसके लिए कोई संशय होना नहीं चाहिए। ये प्रक्रिया इतनी पारदर्शी होनी चाहिए कि सवाल ना उठे और वाकई में कोई जो रियल वोटर है वो इस लिस्ट से बाहर ना हो, ये भी मेक श्योर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूजा जी आपका भी शुक्रिया, कंचना जी, रंजन जी, अवधेश जी, महेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही अश्विनी दुबे भी हमारे साथ जुड़े थे।